A very warm welcome to all of you students. So, today we will be studying about neosomes. Neosomes is a very important topic in pharma. So, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स बता देती हूँ. आई विल बी कवरिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, स्ट्रक्चर पार्ट, neosomes versus liposomes difference, advantages and disadvantages, classification of neosomes as well as its components. And please don't take tension, और टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर, वो टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. एक साथ मैं सारा आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगी, बिकॉज अगर एक साथ सब बता दूँगी तो इट विल बिकम रियली वेरी confusing and typical for you all. So first of all I will start with basic introduction along with the diagram. So first of all, neosomes are non-ionic surfactant based unilamellar और multilamellar bilayer vesicles. So students, neosomes क्या होते हैं आपके? neosomes में आपके non-ionic surfactant होते हैं, ठीक है. और ये जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है ये नियोसोम्स इनके बने हुए हैं, ठीक है. और ये यूनिलेमिलर या मल्टीलेमिलर बायलेयर वेसिकल्स होती है. जो लेमिलर टर्म है ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगी. अभी के लिए आप इतना समझो, हमारा जो नियोसोम है किसका बना हुआ है? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का. और ये कैसा हो सकता है? ये यूनिलेमिलर हो सकता है या मल्टीलेमिलर बायलेयर वेसिकल हो सकता है. बायलेयर का मतलब क्या होता है? मतलब दो लेयर, ठीक है. और वेसिकल मतलब क्या? गोल, स्फेरिकल, ठीक है. सो मैं एक बार और बता देती हूँ, नियोसोम्स क्या होते हैं. दीज आर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट बेस्ड वेसिकल्स जो कि बायलेयर होंगे नेचर में. और कैसे होंगे? यूनिलेमिलर और मल्टीलेमिलर, ठीक है. दीज आर फॉर्म्ड अपॉन हाइड्रेशन ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स विद और विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ये कैसे बनते हैं? जब भी मैं अपने नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की हाइड्रेशन करती हूँ तब मेरा नियोसोम फॉर्म होता है. इसमें हम कोलेस्ट्रॉल डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं. इट इज टोटली अप टू यू. द नियोसोम्स आर वेरी स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक इन साइज. देयर साइज लाइज इन द नैनोमेट्रिक स्केल. हमारे जो नियोसोम्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इनका जो साइज रेंज है किस में होता है? नैनोमेट्रिक स्केल में होता है. ऑब्वियसली नैनो फॉर्मुलेशन में नियोसोम्स यूज होता है तो नैनोमीटर में ही तो इसका साइज रेंज होगा. Neosomes are a novel drug delivery system in which the medication is encapsulated in a vesicle. नियोसोम क्या है? ये एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है. ये तो आप सब ही जानते होंगे कि ये नोवल ड्रग डिलीवरी, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, जिसमें हम मेडिकेशन को किस में डालते हैं. आपका जो ड्रग है वो किसके अंदर इनकैप्सुलेट होता है? वो वेसिकल के अंदर इनकैप्सुलेट होता है, ठीक है. बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ड्रग्स कैन बी entrapped either in the aqueous layer और इन द लिपिड लेयर. हमारा दोनों टाइप का ड्रग, मान लीजिए वो आपका हाइड्रोफिलिक हुआ ड्रग मतलब क्या? वाटर लविंग, या फिर वो लिपोफिलिक हुआ मतलब क्या? लिपिड लविंग. दोनों ही टाइप के ड्रग को मैं नियोसोम में एंट्रैप कर सकती हूँ, इनकैप्सुलेट कर सकती हूँ, डाल सकती हूँ, या तो लिक्विड लेयर में उसके या फिर लिपिड लेयर में, या तो एक्वस में डाल दूंगी या फिर लिपिड में डाल दूंगी. तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो आपके नियोसोम्स होते हैं वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के बने हुए होते हैं, ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि वो यूनिलेमिलर हो सकते हैं, मल्टीलेमिलर हो सकते हैं, वो बाइलेयर होते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रेशन से फॉर्म होते हैं. आप इनमें कोलेस्ट्रॉल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि नियोसोम्स स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ये एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और इसमें मैं दोनों ही टाइप के, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, दोनों ही टाइप के ड्रग्स को डाल सकती हूँ. सो क्लियर है यहाँ पे? तो मैं आगे चलती हूँ. ये देखिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर डालने हैं नियोसोम्स के, जिसलिए आपको क्लैरिटी मिल जाए बिल्कुल, ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे जो नियोसोम्स हैं दे आर सिमिलर टू लिपोसोम्स, ओके, एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कैरिंग बोथ एम्पीफिलिक एंड लिपोफिलिक ड्रग्स. ये क्या होते हैं? लेस टॉक्सिक होते हैं और आपकी जो ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स है ये उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टारगेट सेल में ही उसको पहुंचाते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आपको कैंसर क्योर कराना है, ठीक है. अब कैंसर में क्या होता है? नॉर्मल सेल्स भी होता है, कैंसर सेल्स भी होता है. यूजुअली क्या देखा गया है कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल के साथ साथ. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? नियोसोम की फॉर्म में ड्रग को दे सकते हैं. उससे क्या होगा? हमारी ड्रग की रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी सॉरी, रियली सॉरी, हमारी ड्रग की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी टू द टारगेट सेल. सिर्फ कैंसर सेल्स को ही मैं चाहती हूँ वो किल करे, तो वो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही किल करेगा, ठीक है. ये नियोसोम का एक एडवांटेज है, आप अपने एग्जाम वगैरह में भी लिख सकते हैं. तो अब यहाँ हम स्ट्रक्चर पे ज़रा जाते हैं.
ये वाला स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक लेयर हैविंग लिपोफिलिक ड्रग्स, एक्वस कंपार्टमेंट हैविंग हाइड्रोफिलिक ड्रग्स एंड दिस इज द ड्रग मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोफिलिक लेयर है, एक एक्वस लेयर है। एक्वस वाला कहेगा कि मैं हाइड्रोफिलिक ड्रग से इनकैप्सुलेट करता हूँ, और हाइड्रोफोबिक वाला कहेगा मैं लिपोफिलिक ड्रग इनकैप्सुलेट करता हूँ। देख रहे हो, ये बाय लेयर है, पूरा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, और ये येलो येलो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम पे। मैंने देखा एक लेयर ये रहा, एक लेयर ये रहा। हाँ भाई, मैम ने हमें बाय लेयर बताया था, बाय लेयर चीज टिक। अब देखो, ये जो आपके पोलर हेड है, पोलर हेड क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, है ना। तो वो कह रहे हैं हम तो बाहर को रहेंगे, पानी के साथ रहेंगे, इनकी फ्रेंडशिप होती है वाटर से। और ये जो है हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, ये इनकैप्सुल लोकलाइज्ड इन हाइड्रोफोबिक लैमेले। ये जो टेल्स देख रहे हो आप, टेल्स होती हैं आपकी हाइड्रोफोबिक, ये अंदर को मुड़ी हुई है ना, यहाँ पे हम हाइड्रोफोबिक ड्रग डालते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ना, नॉन पोलर टेल्स फेसिंग ईच अदर टू फॉर्म अ हाइड्रोफोबिक रीजन। नॉन पोलर टेल होती है बेटा, हमेशा याद रखना है, एक आपका हेड होता है और एक आपकी टेल होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो तो वाटर के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, और जो ये लिपोफिलिक टेल है वो आपस में अंदर को आ रही है कि हमें भी पानी से अपना कांटेक्ट कम रखना है। और ये जो अंदर का एक ये एक्वस पूरा कंपार्टमेंट बन गया है, इसमें आप हाइड्रोफिलिक ड्रग को इनकैप्सुलेट कराओगे। ठीक है, तो एक बार सब इसको स्ट्रक्चर को देख लेना, बाद में भी वीडियो को पॉज करके। अच्छे डायग्राम्स हैं ये, आप अपने एग्जाम्स में भी इन्हें बना सकते हो। तो इतना क्लियर है। तो अब मैं चलती हूँ नियोजोम्स और लिपोजोम्स के डिफरेंस पे। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने इसकी इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ लिया। भाई दोनों में डिफरेंस भी तो होगा, क्यों पढ़ा रही हूँ मैं नियोजोम अलग से, लिपोजोम ही क्यों नहीं हम पढ़ लेते। तो वो डिफरेंस अभी हम देखेंगे और आगे डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ये देखो, लिपोजोम्स क्या होती हैं, दीज आर द वेसिकल्स मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक बाइलेयर्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स। सो आवर लिपोसोम इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड, whereas our नियोसोम was made up of what, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। पढ़ाया था ना अभी मैंने पीछे कि ये किसके बने हुए हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के। ये देखो, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है, लिपोसोम की जो साइज रेंज है वो है 10 से 3000 नैनोमीटर, whereas नियोसोम की साइज रेंज है 10 से 100 नैनोमीटर। लिपोसोम मेरे एक्सपेंसिव है, whereas नियोसोम मेरे इनएक्सपेंसिव है। लिपोसोम रखने के लिए मुझे स्पेशल स्टोरेज चाहिए, नियोसोम रखने के लिए ऐसी कोई स्टोरेज नहीं चाहिए। जो आपके नियोसोम्स है, लिपोसोम्स है, उनमें फोस्फोलिपिड्स यूज होते हैं जो कि अनस्टेबल है, वेराज नियोसोम्स में मैंने क्या बताया था, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज होते हैं जो कि स्टेबल है। लिपोसोम आपके ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और नियोसोम आपके कम टॉक्सिक होते हैं। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस का बच्चों। लिपोसोम मेरे बने हुए होते हैं फोस्फोलिपिड के, नियोसोम बने होते हैं सर्फेक्टेंट के। लिपोसोम की साइज रेंज है 10 से 3000 नैनोमीटर, whereas नियोसोम की साइज रेंज है 10 से 100 नैनोमीटर। लिपोसोम आर एक्सपेंसिव, whereas नियोसोम्स आर नॉट एक्सपेंसिव। स्पेशल स्टोरेज चाहिए लिपोसोम के लिए, बट नियोसोम के लिए कोई स्पेशल स्टोरेज नहीं चाहिए। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें स्पेशल स्टोरेज चाहिए, हर चीज़ स्पेशल है तो ये तो एक्सपेंसिव हो गया ना भाई, और जहाँ पे कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो आप ऐसे भी से याद रख सकते हो। Phospholipids used are unstable, whereas non-ionic surfactants are stable. Liposomes मेरे टॉक्सिक होते हैं, whereas नियोसोम्स मेरे टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड इनके डिफरेंसेस पढ़े। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे आप मुझे ये देखो ज़रा और बताओ, ये लिपोसोम है, ये नियोसोम है। ये हाइड्रोफिलिक हेड देख रहे हो, हाइड्रोफिलिक की हेड यहाँ पर भी है। एक्वस सॉल्यूशन ये ना, ये हो गई आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स, यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स है। ये हो गया आपका एक्वस कंपार्टमेंट। आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फोस्फोलिपिड ने बनाया बच्चे ये स्ट्रक्चर, और नियोसोम का स्ट्रक्चर किसने बनाया, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट ने। हो गई ये चीज़ क्लियर, सबको क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस पे। नियोसोम्स के एडवांटेजेस क्या हैं भाई, कुछ तो एडवांटेजेस होंगे, तभी तो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं हम नियोसोम की। ऑस्मोटिकली एक्टिव और स्टेबल होते हैं बच्चा, हमेशा ये याद रखो कि जो आपके नियोसोम्स हैं ये ऑस्मोटिकली एक्टिव एंड स्टेबल होंगे। खराब ऑस्मोटिकली एक्टिव और स्टेबल होने का क्या मतलब है कि ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे। अगर ऑस्मोटिकली कोई इन्होंने चेंज महसूस किया तो ये स्टेबल रहेंगे। दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एंट्रैप्ड ड्रग। ऊपर हमने बोला स्टेबल है, तो ये आ गया कि ये स्टेबिलिटी भी बढ़ाते हैं आपके एंट्रैप्ड ड्रग की। दो वेसिकल सस्पेंशन बीइंग वाटर बेस्ड ऑफर ग्रेटर पेशेंट कंप्लायंस ओवर ऑयल बेस्ड सिस्टम। भाई ये जो होती हैं आपकी वाटर बेस्ड होती हैं, तो ये ज़्यादा पेशेंट कंप्लायंस देती हैं ओवर ऑयल बेस्ड सिस्टम्स।
सॉरी फॉर द नॉइज, घर में कुछ काम हो रहा है तो थोड़ी सी नॉइज आएगी, प्लीज कॉपरेट. Since the structure of the neosome offers place to accommodate hydrophilic, lipophilic as well as amphiphilic drug moieties, they can be used for a variety of drugs. देखो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है ना, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, एम्पीफिलिक, मतलब दोनों टाइप की ड्रग मैं डाल सकती हूँ इसके अंदर. तो भाई मेरी तो वैरायटी बढ़ गई ना ड्रग्स की इनकैप्सुलेशन की. दो वेसिकल्स कैन एक्ट एज अ डीपोर्ट टू रिलीज द ड्रग स्लोली एंड ऑफ कंट्रोल रिलीज. जो ये वेसिकल्स है ना बेटा, इसमें आप ड्रग को स्लोली और कंट्रोल मैनर में भी रिलीज करा सकते हो. नाउ दीज आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन इम्यूनोजेनिक एंड बायोकम्पैटिबल. कैसी होती है बच्चे ये? बायोडिग्रेडेबल, नॉन इम्यूनोजेनिक एंड बायोकम्पैटिबल. तो एडवांटेजेस हमें अच्छे से समझ आ गए. दोबारा पढ़ लेते हैं कि लर्न हो जाएंगे. एक्टिव एंड स्टेबल होंगी बेटा. स्टेबल है तो ये इंट्रा ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगी. वेसिकल क्या है? वाटर बेस्ड है तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ाएगी. सारे टाइप के ड्रग हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, एम्पीफिलिक इसमें इनकैप्सुलेट हो जाएंगे. कंट्रोल रिलीज भी देगी और बायोडिग्रेडेबल होती है ये नेचर में. इसके बाद मैं आती हूँ इसके डिसएडवांटेजेस पे. भाई हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं. एडवांटेज तो अपन ने पढ़ लिए, अब डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज है कि एग्रीगेट हो जाता है बेटा. ये रखे रखे ये आपस में ऐसे एग्रीगेट हो जाता है, चिपक जाते हैं. तो खराब हो गई वो फॉर्मुलेशन. हाँ जी बिल्कुल खराब हो गई. दूसरी चीज़ है फ्यूजन हो जाती है आपस में. तीसरी चीज़ क्या? लीकिंग ऑफ द एंट्रैप्ड ड्रग. जो आपने ड्रग इतनी मशक्कत से, इतनी मेहनत से उसमें एंट्रैप किया, वो बच्चे लीक होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, वो भी खराब हो गया. हाइड्रोलिसिस ऑफ इनकैप्सुलेट ड्रग्स विच लिमिटिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द डिस्पर्जन. तो आपका जो भी इनकैप्सुलेटेड ड्रग है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है. हाइड्रोलिसिस हो गई तो वो तो खराब हो गया. खराब हो गया तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? लिमिट हो गई, कम हो गई. अब हम आते हैं नियोसोम्स की क्लासिफिकेशन पे. ठीक है, द नियोसोम्स आर क्लासिफाइड एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ बायलेयर. ठीक है, जो उसका बायलेयर का नंबर होगा उस हिसाब से ये क्लासीफाई हो सकते हैं. ये MLV दैट इज मल्टीलेमिलार भी हो सकती है, SUV दैट इज स्मॉल यूनिलेमिलार भी हो सकती है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये अपने साइज के हिसाब से डिवाइड होती हैं. और तीसरी चीज़ ये अपने प्रिपरेशन के हिसाब से डिवाइड होती हैं. तो क्या बोला बेटा मैंने? 3 टाइप से मैं नियोसोम को डिवाइड करूँगी. उसकी बायलेयर का नंबर क्या है, ठीक है, उसके साइज क्या है और वो किस हिसाब से बना हुआ है. तो वेरियस टाइप्स जो हम डिस्क्राइब करते हैं नियोसोम्स को, वो क्या क्या है? मल्टीलेमिलार, लार्ज यूनिलेमिलार एंड स्मॉल यूनिलेमिलार. मल्टीलेमिलार की अगर मैं बात करूं MLV की, तो इनका साइज होता है मोर देन 0.05 माइक्रोन मीटर. लार्ज की बात करूं तो इसका साइज होता है मोर देन 0.10 माइक्रोमीटर. एंड स्मॉल की बात करूं बच्चे तो इसमें चला आता है 0.025 से 0.05 माइक्रोमीटर. तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नियोसोम्स पे. नियोसोम्स मेनली कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स पहले हम पढ़ेंगे. जो भी मैं सर्फेक्टेंट ऐड कर रही हूँ नियोसोम बनाने के लिए, मैं उसकी HLB वैल्यू देखती हूँ. HLB वैल्यू क्या होता है बेटा? इट इज़ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. ठीक है, इससे मेरे को क्या पता चलेगा? मेरे को पता चलेगा कि ये जो मेरा सर्फेक्टेंट है ये वेसिकल बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा. अगर तो मैंने देखा बच्चों की HLB वैल्यू इसकी 4 से 8 के बीच में, तो इसका मतलब हाँ इट इज़ कंपैटिबल फॉर योर वेसिकल फॉर्मेशन. ठीक है, हमेशा क्या देखोगे बेटा? 4 से 8 की वैल्यू लोगे. दूसरी चीज़ ऐसा भी रिपोर्टेड है कि जो हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट है, ठीक है, owing to high aqueous solubility on hydration do not reach a state of concentric systems in order to form free hydrated units to exist aggregates and coalesce to form lamellar structure. ये बता रहे हैं आपको जो आपका हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट है उसकी सल्यूबिलिटी, एक्वस सल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो हाइड्रोफिलिक है इसलिए. तो जब हम उसकी हाइड्रेशन कराएंगे इट विल नॉट रीच अ स्टेट ऑफ कंसनट्रेटेड सिस्टम. वो कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा, वो एक्वस ही रहेगा, जिससे क्या होगा? आपके फ्री हाइड्रेटेड यूनिट्स बन जाएंगे जो कि अल्टीमेटली लेमिनार स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि 4 से 8 आपका क्या HLB वैल्यू होनी चाहिए, और जो हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट होना चाहिए वो हाई एक्वस सल्यूबिलिटी दिखाता है, वो हाइड्रेट होकर अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेता है, कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाता है. अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स में. जो अभी हमने क्या पढ़ा? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट पढ़ा. उसी ही सर्फेक्टेंट के हम एग्जांपल्स थोड़े से देख लेते हैं. एल्काइल ईथर्स. एल्काइल ईथर्स में बेटा सर्फेक्टेंट 1, 2, 3 आते हैं. जो सर्फेक्टेंट 1 है वो क्या होता है? C16 मोनो एल्काइल ग्लिसरॉल ईथर है और इसमें 3 ग्लिसरॉल यूनिट्स है. सर्फेक्टेंट 2 क्या है? डाइग्लिसरॉल ईथर है और इसमें 7 ग्लिसरॉल यूनिट्स हैं. सर्फेक्टेंट 3 क्या है आपका?
ईस्टर लिंक्ड सर्फेक्टेंट है। तो मैंने आपको भी एल्काइल ईथर इसका एक एग्जांपल दिया। अब हम आते हैं एल्काइल ईस्टर्स पे। सॉर्बिटन ईस्टर्स इसके प्रिफर्ड एग्जांपल्स होते हैं नियोजोम्स के। अगर मैं एल्काइल ईस्टर की बात करूँ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कहीं पे, तो आप क्या बोलेंगे? सॉर्बिटन ईस्टर्स। जो वेसिकल प्रिपेयर होते हैं पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटल मोनोलॉरेट से, दीज आर रिलेटिवली सोल्यूबल देन दी अदर सर्फेक्टेंट वेसिकल्स। तो क्या एग्जांपल हुआ? पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटल मोनोलॉरेट। फॉर एग्जांपल polyoxyethylene polysorbate 60 has been utilized for encapsulation of diclofenac sodium। डिक्लोफेनाक सोडियम के लिए हमने पॉलीसॉर्बेट 60 को यूज किया हुआ है। अब आपका जो एक और टाइप का है ये सर्फेक्टेंट, वो है एल्काइल अमाइड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्काइल अमाइड्स दैट इज गैलेक्टोसाइड्स एंड ग्लूकोसाइड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस न्यूज़ोमल वेसिकल्स। तो एल्काइल ईस्टर्स, एल्काइल ईथर्स एंड एल्काइल अमाइड्स। Fourth is fatty acid and amino acid compounds. Long chain fatty acids and amino acid moieters have also been used in neosome preparation. इनको भी हमने यूज किया हुआ है बेटा, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड कंपाउंड्स को भी। अब जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल। देखो, कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी होता है ना। क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये ना बायलेयर जो होता है ना, हमारे सेल मेम्ब्रेन वगैरह में भी बायलेयर है, उसकी फ्लूइडिटी और परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। अब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का वैसे कोई रोल नहीं है बायलेयर में, पर इसका एक बेहद महत्वपूर्ण रोल है। वो क्या है कि ये क्या होता है कि आप जैसे ही कोलेस्ट्रॉल को ऐड करोगे, ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, रिजिडिटी, इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों को इफेक्ट करेगा। और इन चीज़ों को इफेक्ट करने से जो आपका नियोसोम है ना, वो नेचर में लेस लीकी हो जाता है, वो ज़्यादा लीक आउट नहीं करता है। देखो, ऑल्दो इट मे नॉट शो, सेकेंड पॉइंट पढ़ो, एनी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायलेयर, इट्स इंपॉर्टेंस इन फॉर्मेशन ऑफ नियोसोम्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। In general, the incorporation of cholesterol affect properties of neosomes like membrane permeability, rigidity, encapsulation efficiency, ease of rehydration of freeze-dried neosomes and their toxicity। तो यहाँ से लेके यहाँ तक important part है, और इसलिए ये नियोसोम को क्या बनाता है बेटा? ये नियोसोम को लेस लीकी बनाता है नेचर में। ठीक है। अब आता है आपका एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल। हमने सर्फेक्टेंट पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा, अब हमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी तो होता है नियोसोम में। सम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू नियोसोम्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ नियोसोम्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन व्हिच प्रिवेंट्स कोलेसेंस। देखो, नियोसोम हम चाहते हैं कि आपस में टकराए ना टकराए, तो मैं चार्ज मॉलिक्यूल डाल दूंगी। चार्ज मॉलिक्यूल से क्या होगा? वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन करेंगे। जैसे ही वो रिपेल करेंगे तो वो आपस में टकराएंगे नहीं, और आपका नियोसोम स्टेबल रहेगा। जैसे कि आपका जो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, जो आपका नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, वो होता है डाइएसिटाइल फोस्फेट एंड फोस्फेटिडिक एसिड। Similarly, stearyl amine and stearyl pyridinium chloride are the well-known positively charged molecules used in neosomal preparations। तो आपके दो मैंने आपको बता दिया, एक पॉजिटिव बता दिया और एक नेगेटिव बता दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया नियोसोम्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल बताए। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द एग्रीगेशन ऑफ नियोसोम्स। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नियोसोम्स होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या है नियोसोम लिपोसोम्स के बेटा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनकी क्लासिफिकेशन देखिए। 3 टाइप से मैं क्लासीफाई करूँगी, बायलेयर, साइज एंड प्रिपरेशन। फिर मैंने देखा इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट पढ़े, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा, उसका रोल पढ़ा, एंड लास्ट में हमने चार्ज्ड मॉलिक्यूल पढ़ा। सो मैं आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा नियोसोम का लेक्चर नहीं है, अभी मैंने आपको थोड़ा ही पढ़ाया है। सो आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।